हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 आज आपके लिए हिंदी का क्षितिज भाग 2 चैप्टर 10 हिंदी का मन्नू भंडारी जो लिखी है लेखिका जो हमारी हैं चैप्टर 10 की मन्नू भंडारी जी हैं। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है जा कर के ज़रूर देखिए एक्सप्लेनेशन वीडियो। आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गई हूँ, एक कहानी यह भी चैप्टर का। तो आज जो है हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया से समझेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, शुरू से एंड तक वीडियो पे ज़रूर बने रहिए ताकि एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से लर्न हो जाए, मतलब क्लास में ही आप अच्छे से इसको याद कर लो। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन में से है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम देखेंगे कि लेखिका के व्यक्तित्व पर, यहाँ जो लेखिका है मन्नू भंडारी जी, तो मन्नू लेखिका जो है उनके व्यक्तित्व पर किन किन का किस किस रूप में प्रभाव पड़ा है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतः दो लोगों का प्रभाव पड़ा जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया। ये दोनों अब कौन है? ये दोनों लोग हैं, पिता का प्रभाव पड़ा उन पर और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतः दो लोगों का प्रभाव पड़ा जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया। ये दो लोग हैं, पहले नाम मतलब पहले दे देना फर्स्ट और सेकंड। पिता का प्रभाव सेकंड में दे दीजिएगा, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, तब क्या प्रभाव पड़ा तब ऐसे डैश देके आप लिखिए, ठीक है। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा है। लेखिका का जो है अपने पिता का प्रभाव जो है दो तरीके से पड़ा है, नकारात्मक भी पड़ा है और सकारात्मक भी पड़ा है। वे लेखिका की तुलना उनकी बड़ी बहन सुशीला से करते थे जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भर गई। हमने देखा जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया आप लोगों को तब भी बताया कि लेखिका के पापा को कैसा रंग पसंद था, गोरा रंग पसंद था, और लेखिका का रंग कैसा था, काला था। तो लेखिका के पापा हमेशा जो है उनकी बहन से उनकी तुलना करते थे जिसके कारण लेखिका के मन में काफ़ी ज़्यादा हीन भावना जो है वो पैदा हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य बनाया। तो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा उनके पापा जी का कि उनके पिताजी जो थे वो हमेशा उनकी बहन के साथ उनकी तुलना किया करते थे। और सेकंड जो प्रभाव पड़ा वो सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि उनके पापा जो है हमेशा लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराते थे और उनको जागरूक भी किए, सक्रिय भागीदारी लेने योग्य उनको बनाया। अब है प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का क्या प्रभाव पड़ा। तो लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका को साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में क्या की उनकी मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस एवं आत्मविश्वास भर दिया जिससे उसकी रगों में बहता खून लावे में बदल गया, ठीक है। मतलब उनको प्रेरित किया, जागरूक किया कि हमें भी देश के प्रति लड़ना चाहिए। लड़की है तो क्या हुआ, और उनको अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए भी उसको क्या किया गया, प्रेरित किया गया प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की तरफ से। तो लेखिका के जीवन में कितने लोगों का प्रभाव पड़ा, दो लोगों का प्रभाव पड़ा जिसमें फर्स्ट है उनके पिताजी का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। और जो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल थी उन्होंने हमेशा उनको जागरूक किया और उनका सकारात्मक प्रभाव जो है लेखिका के जीवन में पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कि इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई
को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? लेखिका के पिताजी ने रसोई को क्या कहा है? भटियार खाना कहा है। क्यों ऐसा कहकर उन्होंने संबोधित किया? तो इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि उनके पिता का ऐसा मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती हैं। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा कि उनके पिता का, ठीक है, का फिर ऐसा छूट गया है थोड़ा, ठीक है, ऐसा मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती है, ठीक है। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात वह पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाती, ठीक है। उनके पापा का ऐसा मानना था कि अगर कोई लड़की रसोई में चूल्हा चौका तक काम कर रही है तो वह चूल्हा चौका तक ही सीमित रह जाती है, उसकी नैसर्गिक प्रतिभा उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है, वो भी जो भी उनकी प्रतिभा है वो उसी चूल्हे में जो है जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात वह पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाती है। किसका मानना था? लेखिका के पिताजी का मानना था। इसीलिए उन्होंने भटियार खाने नाम से रसोई खाना को क्या किया? संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया, ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर? वो कौन सी घटना है जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को आंखों पर भी विश्वास नहीं हो पाया और कानों पर भी? तो लेखिका राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इस कारण लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसके पिता के पास पत्र भेजा जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी थी। एक बार क्या हुआ था, लेखिका के कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के पिताजी को क्या किया था? बुलाया था स्कूल में, और स्कूल जाने से पहले कॉलेज जाने से पहले उनके पिताजी काफ़ी गुस्से में थे कि मुझे लोगों से बात सुननी पड़ेगी, इसकी वजह से इतने सब कुछ सुनना पड़ेगा, ये वो। ठीक है, आइए देखते हैं। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए। कॉलेज की प्रिंसिपल ने जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाते हुए प्रदर्शन करने लगती है, तो पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है। वे हर्ष से गदगद होकर जब यही बात लेखिका की माँ को बता रहे थे तो इस बात पर लेखिका को विश्वास नहीं हो पाया। तो यहाँ पे क्या है कि एक बार लेखिका के प्रिंसिपल ने अनुशासन तोड़ने के लिए, क्योंकि लेखिका लोग क्या करती थी? हड़ताल करती थी, प्रदर्शन करती थी। इसकी वजह से मतलब क्या होता था कि अनुशासन नहीं होता था कॉलेज में। इसी की वजह से लेखिका के प्रिंसिपल ने लेखिका के पापा को एक पत्र भिजवाया और उनको बुलाया। तो लेखिका काफ़ी ज़्यादा डर रही थी क्योंकि लेखिका के पापा पहले ऐसा बोल कर गए कि इस लड़की के वजह से मुझे कॉलेज में बुलाया जा रहा है, मेरी बदनामी हो रही है। तो उनको ऐसा लगा था कि जब पिताजी कॉलेज जाएंगे और उसके बाद प्रिंसिपल उनसे 3-4 बातें कहेंगी तो वो घर आकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेंगे, इसीलिए वो पड़ोस के घर में चली गई थी। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। जब पिताजी को ये बात पता चली कि उनकी बेटी के ही मतलब इशारों पे पूरा कॉलेज चलता है, सारी लड़कियां जो है बाहर निकल आती हैं, धरने करने लगती हैं, कॉलेज में हड़तालें होने लगती हैं, तो उनके पिताजी काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए? खुश हो गए कि इसके ही कहने पे सारे कॉलेज की लड़कियां चलती है। तो इस बात पर लेखिका को क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पिताजी जो है वो गुस्सा करके गए थे कॉलेज, और मुझे लग रहा था ऐसा कि वो कॉलेज जाने के बाद और ज़्यादा मुझ पे गुस्सा करेंगे। वो तो उल्टा आकर के क्या कर रहे हैं? खुश है, काफ़ी ज़्यादा खुश, और खुशी से उनकी माताजी को ये सारी चीज़ें बता रही हैं। तो इस चीज़ पर लेखिका को ना आँखों पर उनका विश्वास हो रहा था, ना कानों पर विश्वास हो रहा था। ठीक है, अगर आप लोग में से किसी को भी कोई भी डाउट होता है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कहाँ पे डाउट है, तो मैं आप लोग के डाउट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका का अपने पिताजी से वैचारिक टकराहट होता था, मतलब विचारों में टकराहट होता था, उसको आपको बताना है। तो लेखिका और उसके पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ साथ असमानता भी थी। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने और बनाने की चाह थी, पर वे चाहते थे कि यह सब घर की चार दीवारी में रहकर हो, जो संभव नहीं था।
वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठा उठाकर नारे लगाए, जुलूस निकालकर हड़ताल करे। दूसरी ओर लेखिका को अपने घर की चारदीवारी तक सीमित आज़ादी पसंद नहीं थी। यही दोनों के मध्य टकराव का कारण था। ठीक है, तो लेखिका और उनके पिता में जो है काफ़ी ज़्यादा उनके विचारों में असमानता थी। कुछ समानता थी तो कुछ असमानता भी थी। तो उनके पिताजी क्या चाहते थे कि आप विशिष्ट बनिए, बट घर तक ही रहिए, आप घर की चारदीवारी से बाहर मत जाइए। बट ऐसा संभव नहीं था। अगर आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप घर से हड़ताल, घर से आप सब कुछ जुलूस नहीं कर सकते हो, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है लेखिका के पिता को गवारा नहीं था। ठीक है, तो यही जो कारण था, दोनों के मध्य जो है यही टकराव का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखा चित्र कीजिए। तो जो स्वाधीनता जो आंदोलन का जो परिदृश्य है, जो भी आपने पढ़ा इसमें, उसको आपको एक चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जो लेखिका है उनकी भूमिका को बताना है। ठीक है, 1 सेकेंड। यहाँ पे देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के समय सन 1942 से 1947 तक देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना अपने चरम पर थी। आज़ादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। इस आंदोलन के प्रभाव से मन्नू जी भी अछूती नहीं थी। वह सड़क के चौराहे पर हाथ उठा उठाकर भाषण देती, हड़तालें करवाती तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती। इस तरह लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही थी, रचना और अभिव्यक्ति से। तो यहाँ पे देखिए, ऑब्वियसली 1942 से 1947 हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ा होगा। इतनी आसानी से तो अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के नहीं गए। ठीक है, तो उस समय बहुत कुछ जो है लोगों को करना पड़ा, सहना पड़ा। तो यहाँ पे लेखिका भी क्या करती थी, हड़तालें करती थी, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां, ये सारी चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, वो सड़क पर जाती थी, लड़कों के साथ भाषण देती थी, हड़तालें करवाती थी। ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध अपना जो है गुस्सा, अपना विरोध वो लोग प्रकट करते थे। ठीक है, और वो भी इस मतलब विरोध करने में, ये सारी चीज़ों में, आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रूप से क्या करती थी, भागीदारी लेती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही है या बदल गई है? अपने परिवेश के आधार पर लिखना है। इसका आंसर आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, कि देखो, लेखिका ने बचपन में अपने भाई बहनों के साथ, जो उनके भाई थे, उनके साथ उन्होंने गिल्ली डंडा खेला, पतंग भी उड़ाया। जनरली पतंग वगैरह कौन उड़ाता है? लड़के उड़ाते हैं, लड़कियां नहीं उड़ाती हैं। बहुत कम ही आप देखोगे कि लड़कियां पतंग उड़ा रही है, लड़के ही उड़ाते हैं। गिल्ली डंडा ये सब लड़के ज़्यादा खेलते, ये सारे खेल खेले। बट लड़की होने के कारण उनका दायरा क्या था, घर तक ही सीमित था, उनको बाहर ज़्यादा नहीं जाने दिया जाता था। अभी भी आप देखोगे कि लाइक अंधेरा होने के बाद या रात होने के बाद अगर आप उस परिवेश में वैसे जगह पे रहते हो तो आपके घर में मम्मी पापा लोग बोलते हैं नहीं नहीं अब बाहर नहीं जाना, अब अंधेरा हो चुका है। ठीक है, सब जगह डिपेंड करता है वहाँ के परिवेश पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेखिका के बचपन में लड़के लड़कियां साथ खेलते थे, परंतु दोनों की सीमाएं अलग अलग थी। लड़कियों की आज़ादी घर की चारदीवारी तक ही सीमित थी, पर लड़कों की घर के बाहर तक। लेखिका के बचपन अर्थात 1930 के आसपास का समय और आज के समय में परिस्थितियां पूरी तरह क्या हो गई है, बदल गई है। आज शहरी क्षेत्रों में लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता है। वे पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने में लड़कों से पीछे नहीं है। उनका प्रदर्शन दिनों दिन निखर रहा है। कभी लड़कियों के लिए जो खेल निषेध थे, आज उसमें वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो चीज़ें ये है कि अभी समय बदल चुका है। ठीक है, लेकिन वो परिवेश पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि ज़्यादा रात होने पर लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है कहीं कहीं पे, कि नहीं अब लेट हो गया, रात हो गया, अभी क्या करोगी तुम बाहर जाके। बट परिवेश पे डिपेंड करता है।
लेकिन आज के डेट में लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। जो चीज़ पहले लड़कियों के लिए निषेध था, जब पहले के ज़माने में आप लोग देखे होंगे, आप ही के घर में दादी लोग हो गई, नानी लोग हो गई, वो लोग कम पढ़ी लिखी हैं, उनका कम एज में जो है 13-14 ईयर्स में उनकी शादियां हो गई। बट आज के डेट में जब तक लड़कियां या लड़के अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं, पैरों पे खड़े होने का इन द सेंस है जॉब करना, नॉट कि आप अपने पैरों पे खड़े, पैर पे तो बच्चे जब सीखते हैं चलना बचपन से ही वो खड़े पैर पे ही खड़े रहते हैं। बट पैरों को पे खड़े होने का मतलब है कि आज के डेट में जब तक जो है लड़कियां अच्छे से पढ़ नहीं ले रही हैं या जॉब नहीं कर रही, तब तक वो शादियां नहीं कर रही हैं। तो लड़कियां भी अब लड़कों से पीछे नहीं हैं। आज के डेट में लड़कियां ट्रेन भी चला रही हैं, एरोप्लेन भी उड़ा रही हैं। तो अभी के ज़माने में क्या हुआ, लड़कियों और लड़कों में कोई भेद नहीं किया जाता है जनरली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, जो भी मैंने बताया उसको खुद से भी आप कर सकते हो, अपने से सोच के उसको लिखिए अब। ठीक है, आप भी नोट्स तैयार कीजिए, आप भी लिखिए, देखिए कि आप कितना गलती कर रहे हो, कहीं स्पेलिंग में गलत हो रहा है तो नोट्स हमेशा रेडी कीजिए, बनाइए नोट्स, बनाइए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है, नवंबर आ गया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं आप लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, विचार लिखिए, एकदम करेक्ट बात है। देखिए कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत प्रभाव होता है और लेकिन महानगरों में जो है रहने वाले लोग पास पड़ोस के कल्चर से वंचित रहते हैं। आइए देखते हैं, मनुष्य के सामाजिक विकास में पड़ोस कल्चर का विशेष योगदान होता है। यही पड़ोस कल्चर हमें उचित व्यवहार की सीख देता है, जिससे हम सामाजिक मापदंड अपनाते हुए मर्यादित जीवन जीते हैं। यहीं से व्यक्ति में पारस्परिकता, सहयोग, सहानुभूति जैसे मूल्यों का पुष्पन पल्लव होता है। पड़ोस कल्चर के कारण अकेला व्यक्ति भी कभी अकेलेपन का शिकार नहीं हो पाता है। फ्लैट कल्चर की संस्कृति के कारण लोग अपने फ्लैट तक ही सिमट कर रह गए हैं। करेक्ट बात है, अभी बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में या आज के डेट में अगर आप देखोगे, होता है कहीं कहीं पे होता है कि पड़ोस में बच्चे खेल रहे एक साथ खेलने के, लेकिन जहाँ पे आप बहुत सारे अपार्टमेंट्स में, बहुत सारे फ्लैट्स में भी ऐसे होते हैं कि बच्चे आए नीचे में खेल रहे हैं। वहाँ पे अगर आपके खेलने के लिए छोटा सा ग्राउंड बना है तो सभी बच्चे आते हैं, खेलते हैं। लेकिन आजकल के डेट पे बहुत कम ये चीज़ें होने लगी हैं। आजकल लोग अपने अपने घरों तक ही ज़्यादा सीमित हो गए हैं, वो आसपास नहीं निकलते हैं। ठीक है, वे आस पड़ोस की विशेष अभिप्राय नहीं रखते। लोगों में आत्म केंद्रितता इस तरह बढ़ रही है कि उन्हें एक दूसरे के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं रह जाता, सब अपना अपना हो गया आज के डेट में। इससे सामाजिक भावना एवं मानवीय मूल्यों को गहरा धक्का लग रहा है। तो आज के डेट में क्या हो गया है कि लोग जो है ज़्यादा एक दूसरे से मिलना जुलना, आस पड़ोस में खेलना पसंद नहीं करते हैं। और आज के डेट में आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल्स में गेम खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो बाहर खेलना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते जितने मोबाइल्स का आजकल के डेट में लत लगते जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें एक तरीके से अच्छी है, एक तरीके से बुरी भी है। ठीक है, अच्छा मीन्स ज़्यादा बुरा प्रभाव ही पड़ रहा है कि अगर आप घर में भी हो तो घर में खेलो, बट मोबाइल्स का यूज़ जो है वो कम करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को देखोगे आजकल चश्मा लग चुका है। क्यों? बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं, फ़ोन में रील्स देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पढ़ाई को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी आँखों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, बच्चों के लिए जनरली। तो आप लोग अगर कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये जो है किस तरीके से आप पे जो है इफ़ेक्ट डाल रहा है, कि आप अगर घर में रह के खेल रहे हो, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। ठीक है, अच्छा है, आप इसको अच्छा बोलोगे, बुरा बोलोगे, या दोनों मिक्सअप है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंदौर में लेखिका के पिता खुशहाली के दिन जी रहे थे। लेखिका के पिता के खुशहाली भरे दिनों को स्पष्ट करना है आपको। तो इंदौर में लेखिका के पिता की प्रतिष्ठा थी।
नाम था और सम्मान था। वे कांग्रेस के साथ साथ सुधार कार्यों से जुड़े थे। शिक्षा के नाम पर वे केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, बल्कि 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रहकर पढ़ाया करते थे। तो इंदौर में कैसे उनके मतलब खुशहाली के दिन थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इंदौर में लेखिका के पिता की बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी, नाम था, सम्मान था, और वे क्या करते थे, कांग्रेस के साथ साथ सुधार कार्यों से जुड़े थे। कांग्रेस के साथ भी वो जुड़े हुए थे और उसके साथ साथ सुधार कार्यों में जुड़े हुए थे। वो शिक्षा भी देते थे, लोगों को पढ़ाते भी थे। तो वो 8-10 विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को अपने घर पर रखकर पढ़ाते थे, जिनमें से कई आज अच्छे पदों पर है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। और वहाँ उनकी उदारता के चर्चे भी खूब प्रसिद्ध थे। वहाँ पे खूब काफ़ी ज़्यादा वो प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे। होता है ना कि अगर आप कहीं रहते हो, बचपन से वहाँ पढ़ाई लिखाई किए हो, वहाँ पे कुछ काम किए हो, पढ़ाया हो, तो आपके बारे में सबको पता होता है। तो उसी तरीके से लेखिका के पिता के बारे में भी वहाँ के लोगों को सब कुछ पता था। उनकी उदारता के चर्चे थे, लोगों को वो पढ़ाए थे, और जिन लोगों को उन्होंने पढ़ाया था वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पोस्ट में थे, ठीक है। तो इस तरीके से लेखिका के पिता का दिन जो है काफ़ी खुशहाल था उन दिनों, जब इंदौर में वो लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? इस शक का परिवार पर क्या असर पड़ रहा था? तो लेखिका के पिता का स्वभाव इसलिए शक्की हो गया था क्योंकि उन्होंने जिन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया था, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। करेक्ट बात है। अगर आप किसी पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो और वहाँ से आपको विश्वासघात मिल रहा है, तो फिर आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाओगे, आपके अंदर शक की भावना आ जाएंगी। इतना ही नहीं, उनके अपनों ने भी उनके विश्वास पर चोट पहुंचाई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि वे परिवार के सदस्यों को भी शक की दृष्टि से देखते थे। मतलब उनके पिताजी के साथ जब ये सारी चीज़ें हुई, तो वो अपने घर के लोगों को भी, अपने लोगों को भी वो शक की नज़रों से देखते थे, और उनके क्रोध का शिकार परिवार वाले को ही होना पड़ता था। जो भी उनको क्रोध आता था, तो उसका शिकार कौन होता था? परिवार वाले ही होते थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखिका अपने भीतर अपने पिता को किन किन रूपों में पाती, कौन कौन से रूप में अपने पिताजी को वो पाती हैं? तो लेखिका के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूप में योगदान है। लेखिका आज अपने विश्वास को जो खंडित पाती है, उनकी व्यथा के नीचे उनके शक्की स्वभाव की झलक दिखाई पड़ती है। तो लेखिका जो है अपने विश्वास को खंडित पाती है, वो किसी चीज़ में विश्वास नहीं कर पाती है। कोई भी उनको अचीवमेंट भी अगर हुआ है, तो उस पर वो जल्दी विश्वास नहीं कर पाती है। तो इसके अंदर उनके पिताजी का जो शक्की वाला स्वभाव है, वो उनमें दिखाई देता है। इसके अलावा उनके पिताजी उनके भीतर कुंठा के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में, और कहीं प्रतिछाया के रूप में विद्यमान है। कहीं पे कुंठा के रूप में, क्योंकि कहीं पे वो लोग क्या क्या करते थे, वो अपनी जो बड़ी बेटी थी, उनकी जो बड़ी बेटी थी सुशीला, उनके साथ हमेशा जो है मतलब लेखिका का वो कंपेयर करते थे, ठीक है। उनको काफ़ी ज़्यादा हीन भावना से वो देखते थे, लाइक वो थोड़ी काली थी, पतली थी। तो ये सारी चीज़ों का उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और उनके लेखिका के ऊपर उनकी प्रतिछाया भी पड़ी। बहुत सारे जगहों पे उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया कि मेरी बेटी मतलब जो है, लाइक ये जो चल रहा है संग्राम, आंदोलन जो चल रहा है स्वतंत्रता के लिए, उनमें उनका सहयोग भी रहा है, ठीक है, लेखिका के पीछे। अदरवाइज़ वो कुछ नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है लेखिका अपने भीतर अपने पिता को इन रूपों में पाती है, ठीक है। अच्छे रूपों में भी पाती है और कहीं कहीं बुरे रूपों में भी पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लेखिका अपने ही घर में हीन भावना का शिकार क्यों हो गई? घुमा के क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, अभी मतलब घुमा के ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, क्यों पाती है भाई? तो लेखिका बचपन में काली, दुबली, पतली और मरियल सी थी। उनके विपरीत उनके 2 साल बड़ी बहन सुशीला खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख थी। लेखिका के पिता को गोरा रंग पसंद था। वे बात बात में लेखिका की तुलना उनकी बहन से करते थे और उसे हीन सिद्ध करते। इससे लेखिका के मन में धीरे धीरे हीनता की ग्रंथि पनपने लगी और वह हीन भावना का शिकार हो गई। जिन्होंने फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो
मतलब देखा है, उनको आंसर पता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक्सप्लेनेशन वीडियो भी ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। तो लेखिका के मन में इसी कारण से हीन भावना पैदा हुआ था, क्योंकि लेखिका जो है थोड़ा देखने में काली थी और थोड़ी पतली दुबली सी थी। इसके विपरीत उनकी 2 साल बड़ी जो बहन थी सुशीला, वो काफ़ी ज़्यादा गोरी थी, स्वस्थ थी, हंसमुख थी। इसीलिए उनके पापा को क्या था, उनके पापा का थोड़ा था कि गोरा रंग उनको पसंद था, पिताजी को उनके, लेखिका के। तो वो क्या करते थे, बात बात में लेखिका को उनकी बहन से तुलना करते थे। और इससे क्या होता है, अगर आप किसी इंसान का बार बार तुलना करोगे कि देखो ना तुमसे अच्छा है, ये तुमसे पढ़ने में तेज है, ये तुमसे ज़्यादा, तो ये चीज़ एक नेगेटिव चीज़ अंदर में पैदा होने लगती। तो वही चीज़ जो है वो लेखिका के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ, अथवा लेखिका में लेखिका के व्यक्तित्व को सकारात्मक विकास कब से शुरू हुआ। ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है। तो अपने ही घर में लेखिका के व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास उस समय शुरू हुआ जब उनकी बड़ी बहनों का विवाह हो गया और उनके भाई घर से बाहर अर्थात कोलकाता पढ़ाई करने चले गए। अब पिताजी ने उसके व्यक्तित्व पर ध्यान देना क्या किया, शुरू किया। वे उसे रसोई में ना भेजकर उन बैठकों में उठने बैठने के लिए प्रोत्साहित करते जहां राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चाएं होती थी। तो शुरू में पहले जब उनकी बहनें, उनके भाई जब घर में रहते थे तो लेखिका पर उतना ध्यान उनके पिताजी नहीं देते थे। जब उनकी बहन का विवाह हो गया, उनके भाई बाहर पढ़ने चल गए, तब जो है उनके पिताजी ने उनके व्यक्तित्व पर ध्यान देना शुरू किया। उनको वो रसोई का काम ना सिखा करके वो क्या करते थे, उनको बैठाते थे अपने पास। जब उनके घर में लोग आते थे, राजनीतिक की बातें होती थी, तो वो उनको प्रोत्साहित करते थे, उनको बैठाते थे, और जो भी चर्चाएं होती थी उन पे लेखिका बैठती थी, सुनती थी ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण वह अपनी माँ को आदर्श नहीं बना सकी। लेखिका अपनी माँ को क्यों आदर्श नहीं बना सकी, वो कारण आपको बताना है। तो लेखिका की माँ ने अपने आप को परिवार की भलाई में समर्पित कर दिया था। उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था। वे बच्चों की उचित अनुचित मांग को पूरा करते हुए तब पति के अत्याचार को सहन करते हुए जी रही थी। इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से लेखिका उन्हें अपना आदर्श नहीं बना पा रही थी। सबसे पहले तो देखिए, वे अनपढ़ थी, वो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी उनकी मम्मी। उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था। उनका त्याग मजबूरी में निपटा हुआ था। तो लेखिका की माता जी जो है, उनका कोई व्यक्तित्व, मतलब वो उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको उतना ज़्यादा आइडिया, उतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, ठीक है। तो उनका व्यक्तित्व नहीं था उतना ज़्यादा, ठीक है। ऊपर से वो जो है, जो भी बच्चे लोग कहते वो सारा कुछ करती, वो उनके हस्बैंड जो कहते वो सारा, प्लस वो उनके अत्याचार भी सहती थी, उनके पिताजी का जो गुस्सा, ये सारा कुछ वो बर्दाश्त करती थी। तो इन सभी चीज़ों की वजह से लेखिका जो है अपनी माँ को अपना आदर्श नहीं बना सकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका का अपने पिता के साथ टकराव क्यों चलता रहा, या टकराव कब तक चलता रहा। टकराव क्यों चलता रहा, देखिए, लेखिका का अपने पिता के साथ इसलिए टकराव चलता रहा क्योंकि लेखिका के पिता विशिष्ट बनाना तो चाह रहे थे, परंतु वे लेखिका की स्वतंत्रता घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि लेखिका घर तक ही सीमित रहे, वो बाहर जाकर ये सब हड़तालें, जुलूस, ये सब ना करे। वे नहीं चाहते थे कि मन्नू सड़कों पर नारे लगाए, लड़कों के साथ हड़तालें करवाए और दुकान बंद कराती एवं सड़कों पर भाषण देती फिरे। अपने पिता के साथ उनका यह टकराव राजेंद्र से शादी होने तक चलता रहा। लेखिका ने फिर बाद में जाके राजेंद्र से शादी किया, तो उसके पहले तक, उस समय तक वो उनका जो टकराव है अपने पिताजी के साथ क्या होता गया, चलता रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, 10वीं के बाद लेखिका द्वारा पुस्तकों का चयन और साहित्य चयन का दायरा कैसे बढ़ता गया, कैसे बढ़ा, क्योंकि उनकी जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनके कारण। आइए देखते हैं। लेखिका 10वीं कक्षा तक लेखकों को चुनाव किए बिना, उनकी महत्ता समझे बिना किताबें पढ़ लिया करती थी, क्योंकि साहित्य संबंधी उनकी समझ विकसित नहीं हुई थी।
जब वह वर्ष 1945 में फर्स्ट ईयर में आई और हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ तो उन्होंने स्वयं पुस्तकें चुनकर उसे दी और 2 साल बीतते उनकी दुनिया शरद प्रेमचंद से आगे बढ़कर जनेंद्र अज्ञे यशपाल और भगवती चरण वर्मा तक पहुंच गया। इस तरह उनका दायरा जो है क्या हुआ, बढ़ता गया। तो पहले लेखिका को जो किताब मिलता था, जो मन करता था उठा लेती थी, पढ़ लेती थी, कोई उनका चुनाव, कोई सिलेक्शन नहीं होता था बुक का। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने 10th पास किया और जब वो 1945 में फर्स्ट ईयर में आई, 11th में आई, तो उनकी मुलाकात किससे हुई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। और शीला अग्रवाल ने उनको क्या किया, पुस्तकें चुनकर उनको देती थी वो कि ये पुस्तक पढ़ो। तो उनका दायरा धीरे धीरे शरद से प्रेमचंद्र से आगे बढ़ के कहाँ गया, जनेंद्र अज्ञे यशपाल, ये सब की भी वो कहानियाँ भगवती चरण पढ़ने लगी। तो इस तरह उनका दायरा क्या हुआ, बढ़ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने कौन कौन से उपन्यास पढ़े, उन उपन्यास पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। आइए देखते हैं। उपन्यासों की दुनिया में कदम रखते ही उसे जनेंद्र द्वारा लिखित उपन्यास सुनीता अच्छा लगा। उन्होंने कौन सा उपन्यास पढ़ा, जनेंद्र द्वारा लिखा हुआ सुनीता, जिसके छोटे छोटे वाक्यों की शैली ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने अज्ञे का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जिसे वह एक बार में नहीं समझ सकी। नदी के द्वीप उसे इतना अच्छा लगा कि वह शेखर को फिर से पढ़ गई। इसी क्रम में उसने जनेंद्र का त्यागपत्र और भगवती बाबू का चित्र लेखन पढ़ा, जिस पर उसने शीला के साथ बहसें की। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी। उपन्यास में उन्होंने सुनीता पढ़ा, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अज्ञे का शेखर पढ़ा, ठीक है, हाँ, अज्ञे का उपन्यास था शेखर, उसको उन्होंने पढ़ा। उसके बाद नदी के द्वीप, वो भी उनको अच्छा लगा, वह शेखर को फिर से पढ़ गई, फिर से उन्होंने पढ़ा शेखर को। इसी क्रम में उन्होंने जनेंद्र का त्यागपत्र और भगवती बाबू का चित्रलेखन भी पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जो है लेखिका ने पढ़ी, ठीक है, और उसके साथ ही साथ उन्होंने शीला अग्रवाल के साथ इन सारी चीज़ों पे बहसें भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल के बुलावे पर लेखिका के पिता कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, पर वहाँ ऐसा क्या हुआ कि वे खुश होकर लौटे। ये पहले भी एक क्वेश्चन था, अलग टाइप का था, बट हमने आंसर इस टाइप से ही, मतलब इससे मिलता जुलता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि लेखिका के पिताजी जो है वो नहीं जाना चाहते थे पहले कॉलेज, गुस्सा कर रहे थे, फिर बाद में क्या वो खुश हो गए। अब देखते क्यों। तो लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने अनुशासनहीनता की शिकायत करते हुए पत्र भेजा। पत्र पाकर उनके पिता आंख बबूला होते हुए कॉलेज आ गए, जहां प्रिंसिपल ने बताया कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर मन्नू का रौब है, उसके एक इशारे पर वे बाहर आ जाती है, इससे कक्षाएं चलाना मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर उनके पिता क्या हो गए, खुश हो गए। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा यह सारे देश की पुकार है। इसके बाद वे खुशी खुशी घर लौटे। तो पहले तो वो नहीं जाना चाहते थे कि अरे मेरी बेटी की वजह से मुझे स्कूल में बुलाया जा रहा है, उसका कंप्लेन किया जाएगा, मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। बट जब वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की वजह से जो है, मतलब सारी जो लड़कियां हैं उनकी बेटी की बातें मानती हैं, वो लोग हड़तालें कर रहे हैं, देश के मतलब जो भी अंग्रेज है उनके खिलाफ वो लोग आवाज़ उठा रहे, तो उनके पिताजी जो है वो खुश हो गए और उन्होंने क्या कहा, ये सारे देश की पुकार है, और वो खुशी खुशी घर लौट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की राजनीतिक गतिविधियों में युवा वर्ग अपना योगदान किस तरह दे रहा था। तो राजनीतिक जो गतिविधियां थी उसमें युवा वर्ग अपना योगदान कैसे दे रहा था उस वक्त। तो वर्ष 1942 के आसपास युवा वर्ग देश की राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। यह वर्ग अपने साथियों या नेताओं की पुकार पर कॉलेज से क्या हो जाता था, बाहर आ जाते थे। हड़तालों में भाग लेकर नारेबाजी करते, जुलूस प्रदर्शन करता तथा प्रभात फेरियां निकलवाने में मदद करते। इसके अलावा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें भी वो बंद करवाता था। युवा वर्ग का खून लावा बन गया था। तो हमने देखा कि किस तरीके से लेखिका मन्नू जो है वो किस तरीके से उस वक्त काम करती थी, हड़तालें कर रही हैं, जुलूस कर, तो वो भी तो युवा ही थी। तो उस वक्त युवा वर्ग जो है काफ़ी ज़्यादा उनका खून खौला हुआ था। वो जुलूस, नारेबाजी, हड़ताल सभी चीज़ों में भाग ले रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
वर्ष 1947 में लेखिका को कौन कौन सी खुशियाँ मिली, उसे कौन कौन सी खुशी सबसे महत्वपूर्ण लगी और क्यों। तो उनको कौन कौन सी खुशी मिली, देखिए वर्ष 1947 में लेखिका को मुख्य रूप से दो खुशियाँ मिली। पहली थर्ड ईयर की कक्षाएं शुरू करवाना, थर्ड ईयर की कक्षाएं उन्होंने शुरू करवाई। दूसरी उनका पुनः कॉलेज जाना और तीसरी देश को मिली आज़ादी। वर्ष 1947 में कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर की कक्षाएं क्या कर दी थी, बंद करके अनुशासनहीनता फैलाने वाली लड़कियों का कॉलेज में प्रवेश क्या कर दिया था, निषेध कर दिया और शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया। पर मन्नू और अन्य लड़कियों ने बाहर से इतना शोर मचाया कि उन्हें अगस्त में थर्ड ईयर की कक्षाएं क्या करनी पड़ी, फिर से शुरू करनी पड़ी। और इसके तुरंत बाद उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण खुशी मिली क्योंकि उनका इंतज़ार सारे देश को था। क्या था, आज़ादी। हमारे देश को क्या मिली, फिर आज़ादी भी मिल गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लेखिका को खुशी प्रदान की उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी पाठ का प्रतिपाद्य लिखिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या समझ में आया एक कहानी यह भी पाठ से आपको। तो यहाँ पे है, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका मन्नू भंडारी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के अतिरिक्त उनके पिता और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के व्यक्तित्व को उभर कर यहाँ पे सामने आया है, जिनके व्यक्तित्व का असर लेखक के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ एक साधारण सी लड़की के असाधारण बनने तथा वर्ष 1946-47 की आज़ादी की आंधी में जोश और उत्साह में भागीदारी निभाने का वर्णन है। तो ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ मन्नू भंडारी की जीवनी ही नहीं है, उनकी सारी चीज़ें जो जो चीज़ देश में उस वक्त चल रही थी, देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई, उनके व्यक्तित्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में हमें देखने को मिला। तो इस कहानी का यही प्रतिपाद्य है कि इसमें मन्नू भंडारी जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ उनके पिता का सकारात्मक नकारात्मक व्यवहार, मतलब जो सकारात्मक उनको चीज़ें मिली, नकारात्मक चीज़ें मिली, प्लस उनकी प्राध्यापिका का उनके जीवन पर प्रभाव, ये सारी चीज़ें उभर कर जो है इस कहानी में हमें देखने को मिला। प्लस आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके से युवा उस वक्त भाग ले रहे थे, क्या क्या चीज़ें चल रही थी, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिली। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखे हैं, आप जा कर के देखिए वीडियोस। और अगर आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियो, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपके एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन से बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो आप लोग भी क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपके हेल्प के लिए ही मैं वीडियो जो है बनाती हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस चैनल से हेल्प मिलने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए आप लोग को बाय बाय।